नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं साइमा खान। नजर डाल लेते हैं सबसे पहले हेडलाइंस पर। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना के गौरवशाली 100 वर्ष पूरे। शताब्दी वर्ष समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जारी किया स्मारक डाक टिकट और सिक्का। पीएम मोदी ने संघ की गौरवमयी यात्रा को बताया त्याग, निस्वार्थ सेवा, राष्ट्र निर्माण और अनुशासन की अद्भुत मिसाल। कहा कि देश सेवा के विराट उद्देश्य के लिए किया अनवरत कार्य। रिजर्व बैंक ने दूसरी बार भी ब्याज दरों में नहीं किया कोई बदलाव। ब्याज दर 5.5% पर बरकरार। 2025-26 के लिए महंगाई का अनुमान घटाकर किया 3.1% से 2.6%। फिलीपींस में 6.9 तीव्रता का जोरदार भूकंप। मृतकों की संख्या बढ़कर हुई 69। सैकड़ों लोग घायल। राहत और बचाव कार्य जारी। और देश भर में आज श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाई जा रही है महानवमी। मंदिरों में भक्तों का तांता। प्रधानमंत्री ने महानवमी की दी शुभकामनाएं। और अब समाचार विस्तार से, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के डॉक्टर अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय केंद्र में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शताब्दी समारोह को संबोधित किया। समारोह में पिछली एक सदी में राष्ट्र प्रथम की भावना के साथ मां भारती की सेवा में समर्पित रहे आरएसएस के योगदान को नमन किया गया। पीएम ने इस अवसर पर विशेष डाक टिकट और सिक्का भी जारी किया। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की 100 वर्ष की यात्रा और राष्ट्र के लिए उसके योगदान को सराहा। पीएम ने कहा कि जिस तरह से विशाल नदियों के किनारे मानव सभ्यता पनपती है और उसी तरह से संघ के किनारे भी और संघ की धारा में भी सैकड़ों जीवन पुष्पित पल्वित हुए हैं। राष्ट्र निर्माण का महान उद्देश्य व्यक्ति निर्माण का स्पष्ट पथ और शाखा जैसी सरल जीवंत कार्य पद्धति, यही संघ की 100 वर्षों की यात्रा का आधार बने हैं। इन्हीं स्तंभों पर खड़े होकर संघ ने लाखों स्वयंसेवकों को गढ़ा, जो विभिन्न क्षेत्रों में देश को अपना सर्वोत्तम दे रहे हैं, देश को आगे बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयास कर रहे हैं। समर्पण से, सेवा से और राष्ट्र के उत्कर्ष की साधना से। पीएम ने कहा कि संघ के स्वयंसेवक जो अनवरत रूप से देश की सेवा में जुटे हैं, समाज को सशक्त कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने संघ की 100 वर्ष की यात्रा पर जारी विशेष डाक टिकट और सिक्के के महत्व को रेखांकित किया। 100 रुपये के सिक्के पर एक और राष्ट्रीय चिन्ह है और दूसरी ओर सिंह के साथ वरद मुद्रा में भारत माता की भव्य छवि और समर्पण भाव से उसे नमन करते स्वयंसेवक दिखाई देते हैं। भारतीय मुद्रा पर भारत माता की तस्वीर संभवतः स्वतंत्र भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है। इस सिक्के के ऊपर संघ का बोध वाक्य भी अंकित है। राष्ट्राय स्वाहा इदम राष्ट्राय इदम न मम। और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सर कार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले ने अपने संबोधन में कहा कि संघ का उद्देश्य व्यक्ति निर्माण से राष्ट्र निर्माण करना है। संघ की एक शताब्दी की यात्रा का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि समाज ने संघ के योगदान को देखा है।
संघ एक विचार के लिए साधना करते हुए आया है। संघ के विचार भारत के इस मिट्टी के विचार हैं। यहाँ के इस सभ्यता और संस्कृति के हजारों वर्षों से यहाँ के लोगों ने जीवन में प्रयोग करते हुए विश्व के सामने एक श्रेष्ठ समाज को निर्माण करने का जो संकल्प लेकर जिस कार्य को उन्होंने आगे बढ़ाया, उस विचार के, उस जीवन दर्शन के, उस जीवन के प्रयोग के, उस सभ्यता के, उस संस्कृति के पहचान है। इसलिए संघ के कार्य उसको स्वीकार्यता हुआ है, इसका अर्थ केवल एक संगठन के कार्य के स्वीकार्य है इतना ही मात्र नहीं है, परंतु इस विचार के, इस जीवन दर्शन के बारे में लोगों के मन में पुनः एक बार उत्साह, पुनः एक बार एक उमंग, पुनः एक बार हम विश्व में एक श्रेष्ठ समाज के नाते खड़े होने में हम सक्षम हैं, ऐसे एक भाव जगह है, उसका एक उत्सव है। और अब बात करते हैं डीडी न्यूज की खास सीरीज जन जन के प्रधानमंत्री की, जिसमें डीडी न्यूज ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सशक्त और दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 11 सालों से चलाए जा रहे विभिन्न जन कल्याणकारी और लोकप्रिय योजनाओं का गहन विश्लेषण किया और उन योजनाओं का लेखा जोखा आपके सामने लेकर आया है। और इस कड़ी में आज बात करते हैं स्वच्छ ऊर्जा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा से ही पर्यावरण के प्रति सजग रहे हैं और उनके नेतृत्व में देश में नवीकरणीय ऊर्जा के उत्पादन में क्रांतिकारी परिवर्तन देखने को मिले हैं। और किस तरह से पीएम मोदी की नीतियों के चलते भारत रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में समय से पहले ही अपने लक्ष्य हासिल कर रहा है, देखिए हमारी ये रिपोर्ट। देश की ऊर्जा सुरक्षा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों के केंद्र में रही है। मोदी सरकार ने 2014 में सत्ता संभालते ही पारंपरिक स्रोतों के साथ साथ नवीकरणीय स्रोतों पर ध्यान केंद्रित किया है। सौर ऊर्जा श्योर है, प्योर है और सिक्योर है। श्योर इसलिए क्योंकि ऊर्जा के, बिजली के दूसरे स्रोत खत्म हो सकते हैं, लेकिन सूर्य सदा सर्वदा पूरे विश्व में हमेशा ही चमकता रहेगा। प्योर इसलिए क्योंकि ये पर्यावरण को प्रदूषित करने के बजाय उसको सुरक्षित रखने के में मदद करता है। और सिक्योर इसलिए क्योंकि आत्मनिर्भरता का एक बहुत बड़ा प्रतीक है, बहुत बड़ी प्रेरणा है। ये हमारी ऊर्जा जरूरतों को भी सुरक्षित करता है। आज देश सूरज की रोशनी और पवन की शक्ति, विकास की नई पहचान बन चुकी है। कभी सौर पैनल केवल चुनिंदा घरों की छतों पर दिखाई देते थे, लेकिन अब भारत ने विश्व पटल पर एक नया मुकाम हासिल किया है। वर्ष 2025 में भारत ने जापान को पीछे छोड़ते हुए दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा उत्पादक बनने का गौरव प्राप्त किया। आज देश की सौर ऊर्जा क्षमता 119 गीगावाट को पार कर चुकी है। सरकार की प्रमुख योजनाएं इस परिवर्तन की आधारशिला बनी हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना ने 1 करोड़ से अधिक घरों को हर महीने 300 यूनिट तक निःशुल्क बिजली उपलब्ध कराई है। वहीं पीएम कुसुम योजना ने किसानों को डीजल पंपों से मुक्ति दिलाकर सौर ऊर्जा आधारित सिंचाई की सुविधा दी है। देश भर में स्थापित सौर पार्क और अल्ट्रा मेगा परियोजनाएं अब लाखों घरों तक सस्ती और स्वच्छ बिजली पहुंचा रही है। विंड एनर्जी की क्षमता 51 गीगावाट को पार कर चुकी है, जो गुजरात और तमिलनाडु जैसे राज्यों की शाम की बिजली आवश्यकताओं को पूरा कर रही है। साथ ही बायो एनर्जी परियोजनाएं ग्रामीण आजीविका को सशक्त बना रही हैं और हाइड्रो पावर पहाड़ी राज्यों में ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित कर रहा है। केवल सौर ऊर्जा ही नहीं, भारत अब वैश्विक स्तर पर नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में पवन ऊर्जा में चौथे स्थान पर है। यह उपलब्धि केवल आंकड़ों तक सीमित नहीं है, बल्कि भारत की वैश्विक नेतृत्वकारी भूमिका को भी स्थापित करती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में
भारत ने 2030 तक 500 गीगावाट नॉन फॉसिल बिजली क्षमता उत्पादन का लक्ष्य रखा है। उल्लेखनीय यह है कि देश ने अपने कुल इंस्टॉल्ड पावर कैपेसिटी का 50% से अधिक हिस्सा नवीकरणीय स्रोतों से प्राप्त कर लिया है और यह उपलब्धि निर्धारित समय से 5 वर्ष पहले हासिल हुई है। भविष्य की दृष्टि से भारत ने ग्रीन हाइड्रोजन मिशन को नई ऊर्जा क्रांति का केंद्र बनाया है। नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन 21वीं सदी के भारत को नई दिशा देगा। इस दशक के अंत तक हम 5 MMTPA ग्रीन हाइड्रोजन के प्रोडक्शन का लक्ष्य लेकर चल रहे हैं। इसमें भी 8 लाख करोड़ रुपए से अधिक के इन्वेस्टमेंट की संभावनाएं हैं। भारत अगले 5 वर्षों में ग्रे हाइड्रोजन को रिप्लेस करते हुए ग्रीन हाइड्रोजन का हिस्सा 25% तक बढ़ाएगा। 2030 तक प्रतिवर्ष 50 लाख टन ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है, जिससे लगभग 6 लाख रोजगार सृजित होंगे और 1 लाख करोड़ रुपए के आयात बिल की बचत होगी। यह ऊर्जा इस्पात से लेकर परिवहन क्षेत्र तक स्वच्छ विकल्प प्रस्तुत करेगी। भारत की यह उपलब्धियां स्पष्ट संदेश देती हैं कि विकास और पर्यावरण संरक्षण साथ साथ संभव है। सौर ऊर्जा से लेकर पवन और ग्रीन हाइड्रोजन तक हर कदम भारत की वैश्विक प्रतिबद्धता को मजबूत कर रहा है। यही भारत की ऊर्जा यात्रा है, एक ऐसा मार्ग जो आत्मनिर्भरता, स्थिरता और स्वच्छ भविष्य की ओर बढ़ता हुआ दिखाई देता है। और आइए आपको सीधे लिए चलते हैं मुंबई, जहां आरबीआई के गवर्नर संजय मल्होत्रा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। All this easing, can you just throw some light on that? Thank you. We have taken measures very balanced, calibrated, thought out, considered. Even though we'll be doing a public consultation, even pre the formal consultation, a number of consultations, and there are measures on both sides. There are at least a couple of them, ECL, credit risk related capital adequacy norms, which I won't say which put high requirement, I don't think so, but it will be better targeted. Those banks, depending on the risks, some of them may have to provide, and keep higher credit. It will be better targeted. And similarly, some of the other measures that we have taken to enhance the flow of credit, improve the competitiveness of the banks. It's not as if those measures were not there at all. For example, project finance, we were already allowing project finance. Project finance for infrastructure companies was already allowed. We have not seen, I'm sorry, acquisition finance. For acquisition finance was not, was already allowed for infrastructure companies, and now we have expanded it. Similarly, the loans against shares, etc., or for IPO financing, it was already there. It was not revised for a number of years. So it's but natural that, we revise them. I think on the whole, all these measures taken together, and we'll continue to take more measures, as and when required. Always the aim will be to promote the stability while at the same time improving competitiveness, encouraging and enhancing growth of the economy. You want to come in? So I think as Governor has already mentioned... Because number of measures actually, these measures pertain to the regulation division. I request DGMRR to... I think most of the measures have been well thought out and calibrated, one. Second, the banking system's ability to handle the risks has improved over the period, so there is some enough provisions. Third, most of the measures have enough guardrails built into them to safeguard the interests of the banks and the financial system. And speaking of the loans against shares, I think while the limit has gone from 20 to 1 crore,
I think the limits were last revised in 1998. So inflation itself, if you factor it in, it's not really very significant increase. So on overall, I think it has been a calibrated set of measures. And again, it's coming up for public consultation. So we will take the feedback and revise it if appropriately required. Thank you, sirs. Next, we'll have Mr. Vishwanath Nair from NDTV Profit. Vishwanath. Hi, good afternoon, Governor. I'll go back to your first speech as RBI Governor, where you spoke about the cost of regulation and the ease of regulation. Are we to see these 22 guidelines that, or whatever indications of guidelines that you've listed out in today's speech as a move towards that? Because while ECL is a very necessary and very delayed sort of framework that is coming in, a lot of others seem to be giving banks whatever they were asking for, some of it. Like, for example, acquisition financing was something that banks have been speaking very vocally about over the last few weeks. Is that how we should see these moves? Yeah, see, circumstances change, times change, requirements change, and so nothing should be frozen in time. And so that's why we had earlier also said that we will be continuously reviewing our regulations. In fact, we have decided in the FSDC under the chairmanship of the finance minister, where all the finance sector regulators come together to review each and every regulation every 5 to 7 years. So while we are doing that, and while it will be a continuous process, as you are mentioning, some of these things which have come our way, we have thought it appropriate to revise them, and that's it's very important that we continuously revise, review, improve our whole regulatory ecosystem. Thank you, sir. Next, we'll have Mr. Anup Roy from Bloomberg. Anup, please. Thank you, sir. Sir, in the policy you mentioned about rupee reference rate with trading partners. Now with major trading partners, so far we have 4 rupee reference rate, and now it will be expanded. So what are those currencies? And also I wonder, what will be the benchmark reference rate that you will use? And will that also increase rupees trading in the international market? Like, what I mean is that earlier there used to be a cross currency like INR, USD, and then USD, say CNI. How will you fix that? Yeah, I think the objective is that you minimize the use of crossing currencies to get rates. That will help both our currency as well as the other currency. We are currently looking at a couple of currencies. We are looking at Indonesian rupiah as one. We are looking at AED for another. But there are a few others. We will gradually keep taking them up. About your question on how do we set the benchmark? We'll have to see. We'll have to see because there are not many active transactions to begin with. So the process FBIL has to work out, what is the best way of initiating something. This is a case where, the pricing, the reference has to be shown first, and the market has to pick up from there. So keeping that in mind, we'll have to work out ways of, how do we arrive at what benchmarks do we use for these reference rates? Thank you. Thank you, sir. अब मैं जी बिजनेस की एकता सूरी को आमंत्रित करूंगा कि वे अपना प्रश्न पूछें. गुड आफ्टरनून सर. सर, मेरा सवाल यहाँ पर आम लोगों से जुड़ा हुआ है, उनकी जेब से. मैं ये पूछना चाहूँगी कि पिछली पॉलिसी से लेकर इस पॉलिसी तक 2-3 खबरों ने बहुत तूल पकड़ा हुआ है. सबसे पहले तो ये कि क्या बैंकिंग सेक्टर का ये कहना है कि जिस तरह से यूपीआई ट्रांजैक्शंस बढ़ रही हैं, हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर पर बहुत बड़ा एक तरह से बर्डन भी बढ़ता जा रहा है, लेकिन कॉस्ट उतनी हमारी रिकवर नहीं हो रही. तो क्या आने वाले दिनों में यूपीआई ज़्यादा बड़ी ट्रांजैक्शंस पर किस तरह की कोई फीस लग सकती है? और दूसरा एक खबर ये कि यहाँ पर बैंकिंग सेक्टर का ये कहना है कि हम होम लोन में हमारे पास घर गिरवी है या गोल्ड लोन में सोना गिरवी है, लेकिन जब हम स्मार्ट अप्लायंसेस की बात करते हैं, जैसे स्मार्टफोन हो गया, तो यहाँ पर रिकवरी पॉसिबल नहीं है. तो क्या बैंक्स उसको रिकवर करने के लिए पुराने वाले तरीके पर जा सकता है कि जहाँ पर फ़ोन लॉक हो गया अगर आपने किस्त नहीं भरी? और जिस तरह आज सेबी का एक एक्ट वैलिड
हैंडल जो लॉन्च हो रहा है कि अगर मैं पैसे भर रही हूँ किसी को तो मुझे पता चल जाएगा कि ये फ्रॉड है, ये सेबी रजिस्टर्ड नहीं है। तो ऐसा ही कोई ऐसा प्लेटफॉर्म कि अगर मैं किसी को पैसे ट्रांसफर करूँ तो मुझे ये समझ में आ जाए कि ये एक फ्रॉड अकाउंट हो सकता है या मैं इसमें फंस रही हूँ। 3 प्रश्न। पहला, यूपीआई पे क्या कोई चार्ज लग रहा है? तो ऐसा कोई अभी हमारे सामने ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है। दूसरा, आपने कहा कि क्या मोबाइल फ़ोन को जो लोन दिया गया है मोबाइल फ़ोन खरीदने के लिए, क्या उसे लॉक करने की इजाज़त दी जा सकती है या नहीं दी जा सकती है, जिस प्रकार से अन्य गृह लोन के लिए या ऑटो लोन के लिए इजाज़त दी हुई है। ये मामला अभी परीक्षणाधीन है। हम इसको क्योंकि इसमें दोनों तरह से हमारे पास में तर्क और वितर्क आ रहे हैं, उनका हम अध्ययन कर रहे हैं। हमारा ये प्रयास है कि जो हमारे ग्राहक हैं, कंज्यूमर हैं, उनका जो अधिकार हैं, जो डेटा प्रिवेसी है, वो सुरक्षित रहे। कंज्यूमर इंटरेस्ट, ग्राहकों का इंटरेस्ट, हित, वो सर्वोपरि है। साथ ही साथ जो तो आप ये सीधे मुंबई से देख रहे थे, जहां आरबीआई की प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी। बता दें आपको कि आरबीआई की आज मौद्रिक नीति समिति की 3 दिवसीय बैठक के बाद ऐलान किया गया कि रेपो रेट और नीतिगत ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है और दूसरी बार ऐसा हुआ है कि जिसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है। हालांकि ये बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग था, जिस तरह से परिस्थितियां चल रही हैं और टैरिफ की लगातार मार झेल रहा है भारत, उसके लिहाज से जिस तरह से आज ये रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं किया गया है, आरबीआई के लिए एक बड़ा चैलेंज था और सभी की निगाहें इस पर थीं। और उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जीएसटी में जिस तरह से बदलाव हुए हैं उससे महंगाई दर भी कम होगी और साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि जीडीपी में भी अच्छी ग्रोथ देखने को मिलेगी। और उन्होंने जिस तरह से रेपो रेट के अंदर कोई कमी नहीं की गई है, कहा जा रहा है कि जो लोन्स हैं उनमें भी कोई बदलाव नहीं आएगा और ईएमआई में भी कोई बदलाव इस वक्त नहीं देखने को मिलेगा। तो ये आप देख रहे थे आरबीआई की प्रेस कॉन्फ्रेंस। इसी के साथ ही हम अपने बुलेटिन को यहीं ख़त्म करते हैं, लेकिन डीडी न्यूज़ पर लगातार खबरों का सिलसिला चलता रहेगा। आप देखते रहिए डीडी न्यूज़।